काम में कोताही करते हैं तो मेरे अंदर से एक फायर जलता है, मैं उन पर दिल से गुस्सा करता हूँ। तो मेरी अपनी आप बीती है कि मुझ में आग तो थी लेकिन डायरेक्शन नहीं था। तो मैं अपने स्कूल में बहुत इरेगुलर स्टूडेंट, स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आया कि आपके दिमाग में 12वीं फेल चल रहा। मनोज कुमार शर्मा वो भी मेरा स्टूडेंट है। ये दूसरी बात है कि मैं उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं हो सकता। पड़ोसी हैं, उन्होंने अपने बच्चे की तारीफ की, तुम्हारी बुराई की, तुमने सुना, तुम्हारे अंदर रिएक्शन पैदा हुआ, तो आने लगे अगर यह ज्ञान है तो मुझे नहीं लेना। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए और पहले पॉडकास्ट में। ये हमारा नया पॉडकास्ट बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं शिक्षा जगत के एक महान हस्ती जो पिछले 35 वर्षों से इतिहास को एक नए नजरिए से पढ़ा रहे हैं। हजारों यूपीएससी एस्पिरेंट्स की सफलता के साक्षी हैं और द स्टडी आईएएस के मुख्य स्तंभ मणिकांत सर। स्वागत है सर आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। तो सर, शुरू करते हैं आपकी बचपन की कहानियों से। उन गलियों से अपने बचपन जिया है और स्कूली शिक्षा प्राप्त की। ओके, आपने मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया। एक्चुअली मैं एक गांव का इंसान हूँ। मेरे बचपन और मेरे वर्तमान के बीच कोई तालमेल नहीं, क्योंकि मैं बचपन में बहुत नटखट बालक रहा। क्लास 10 तक पढ़ाई पर ध्यान नहीं जाता था। जैसे ऑथर में मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उनका कुछ विचार था शिक्षा के विषय में, वो मुझे भी मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोई स्कूली शिक्षा नहीं अच्छी लगती, उन्होंने शांति निकेतन की अवधारणा इसलिए रखी कि जहां शिक्षा भी हो और लोगों में कुछ नवीन सोच, रचनात्मकता विकसित हो, क्रिएटिविटी हो। तो मैं अपने स्कूल में बहुत इरेगुलर स्टूडेंट, क्लास 10 तक स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, जल्दी बेड नहीं छोड़ना चाहते थे, मॉर्निंग में गार्जियन परेशान हो जाते थे, वो छोड़ देते थे, और टीचर परेशान होते थे। लेकिन मैं था बहुत शार्प माइंड का, तो थोड़ा भी पढ़ता था तो समझ अच्छी डेवलप हो जाती थी। मैं घर में पढ़ना पसंद करता था। तो मेरा क्लास 10 तक इसी तरह बीता, और मतलब गांव का जो एक बचपना होता है, फील्ड है, बच्चों के साथ खेलना, अपने फ्रेंड के साथ खेलना, लाइफ को उसी में एंजॉय करता था। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आया क्लास 10 के बाद। आई हैव बीन टू मच सीरियस अबाउट माय स्टडी। लेकिन वहां पर भी मैंने इस बात का ख्याल किया कि भाई हम बिल्कुल से अलग तरह से हमारी तैयारी हो, मतलब हम कुछ अच्छे जो टीचर्स थे उस समय भी, जो कुछ अच्छे एजुकेटर्स थे उससे मिलने लगे, कुछ विषयों को अपने तरीके से पढ़ना शुरू किया। फिर जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो ग्रेजुएशन में मैंने काफ़ी, चूंकि मेरा हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर ये सब सब्जेक्ट रहे थे, उसमें मुझे गंभीरता से पढ़ने का, और कॉलेज लाइफ में मैंने मेहनत। सर, बिहार से लेकर दिल्ली तक आप पहुंचे। कॉलेज के बाद आपने ये यूपीएससी के बारे में सफ़र शुरू किया। तो इस बीच में कुछ ऐसी यादें जो आपकी मतलब मोमेंट ऑफ लाइफ थी वो? बिल्कुल। मैंने क्या कहा, पहला मैं गांव का आदमी हूँ, तो मैं गांव के उन स्टूडेंट्स को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वो अगर ऐसा समझते हैं कि कोई पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट, कोई कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा ही अच्छा कर सकता है, बिल्कुल ये मिथ्या था। आप भी बहुत अच्छे कर सकते हो, बशर्ते तो आप में डेडिकेशन होना चाहिए। अब जैसे मैं क्लास 10 के बाद, अभी मैंने आपको बताया कि क्लास 10 के बाद आई हैव बीन सीरियस इन माय कॉलेज। क्यों हुआ? हम लोगों के टाइम में इंटर से ही कॉलेज हो जाता था, जिसको क्लास 12 कहते हो। नाउ इट हैज बीन द पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम, बट इन आवर टाइम दैट यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द कॉलेज लाइफ। तो हम लोग का कॉलेज लाइफ क्लास 11 12 था पहला, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन हुआ, नहीं सॉरी, हम लोग का 10th है, हम लोग का 11th होता था, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन। तो हम एक्चुअली हमारे लाइफ में एक घटना, जैसे पूछा आपने,
मैंने एक आईपीएस ऑफिसर के को देखा एंड ही वाज अ वेरी ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर। उसकी बड़ी तारीफ होती, जहां मैं जाता था कहता अरे क्या है वो ये। तो मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया कि आई हैव टू बी एन ऑफिस। मैं एक जमींदार परिवार से था। मेरे फादर लैंडलॉर्ड थे, बड़े अच्छी लैंडेड प्रॉपर्टी थी। मेरे फादर का भी एजुकेशन के प्रति कोई बहुत रुझान नहीं था। हम नहीं सीरियस थे एजुकेशन में, उससे उन्हें कोई शिकायत भी नहीं थी। लाइफ चलता रहता, अच्छी खासी आमदनी होती थी लैंड से, फिर भी लाइफ के लग्जरी चलते थे। उस समय भी मैं कभी गरीबी नहीं देखा उस तरह। तो एक्चुअली वो जो मेरे दिमाग में धीरे धीरे जुनून आने लगा कि मैं नहीं, मुझे, क्योंकि कुछ न कुछ आसपास रिलेशंस में बाकी जगहों पर चर्चा होती थी कि भाई चलो प्रॉपर्टी तो बहुत है उनके पास, लेकिन उनका बच्चा कुछ किया नहीं लाइफ। जैसे मेरे स्टूडेंट्स जानते होंगे, क्लास में कहानी एक मिस्टर शर्मा की सुनाता। एक बार जो मतलब किसी बच्चे को लतीफे के रूप में बताता कि भाई तुम, एक मिस्टर शर्मा है, तुम्हारे पड़ोसी हैं, उन्होंने अपने बच्चे की तारीफ की, तुम्हारी बुराई की, तुमने सुना, तुम्हारे अंदर एक रिएक्शन पैदा हुआ, तुम आईएएस के प्रिपरेशन के लिए आए। तो मेरी कुछ आप बीती उसी तरह की। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। और तब मैंने सोचा मुझे कठिन मेहनत करनी है और बढ़ना है। तो मैं ग्रेजुएशन में जब गया तो मैंने वहीं से तय कर लिया था कि आई हैव टू डू द। तो सर, जैसे अभी आप शहर की चकाचौंध में बैठे हैं और एक गांव का वो कल्चर था, तो उस गांव के कल्चर को छोड़कर इस चकाचौंध में अपने आप को सरवाइव करना, तो किस तरह डिफरेंस, मतलब जब गांव जाते हो तो कैसा आपको फील आता है, जब वापस शहर आते हो तो कैसा फील होता है? अब गांव बहुत पीछे छूट गया, दुनिया बदल गई। एक्चुअली गांव छोड़ी हुए मुझे 40 इयर्स। तो हुआ ऐसा कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में आया तो गांव तो उसी समय छूट गया। प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आया। जब मैं कॉलेज लाइफ में गया तो गांव तो उसी समय छूट गया था। फिर मैं जब प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आया तो बिहार छूट गया। और उसके बाद शुरू में जब प्रिपरेशन में होता था तो नॉस्टैल्जिया होती थी, लेकिन एक मिशन था। मैं जो बाद में कोचिंग में आया या आज मैं बच्चों को कहता हूं, या आपने महसूस किया होगा क्लास में, क्योंकि कोई ना कोई, मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं कि मेरे क्लास में कोई ना कोई जरूर फील किया होगा कि मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं, जब मैं देखता हूं कि वो अपने काम में कोताही करते हैं, तो मेरे अंदर से एक फायर जलता है। मैं उन पर दिल से गुस्सा करता हूं। कबीर दास की, तो जैसे कबीर दास कहते हैं कि तुम क्यों भटक रहे हो, ब्रह्म के ज्ञान से वंचित हो। वो मेरी अपनी आप बीती है कि मुझ में आग तो थी लेकिन डायरेक्शन नहीं था। जब मैं आया तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ नहीं करता था। एक कद्दू का थी भी तो उन लोगों का बड़ा फैक्चुअल अप्रोच था। एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं आया तो मुझे किसी ने कहा कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो मैं गया। एक साउथ दिल्ली में कोचिंग थी और जब मैंने वहां दिया तो मैंने देखा कि पीटी के क्वेश्चन वो डाल रहे हैं केवल, और वो कुछ कंटेंट देते हैं, कहते हैं पढ़ के आइए, और फिर वो पीटी के क्वेश्चन देते हैं। तो हमको लगा अगर यह ज्ञान है तो मुझे नहीं लेना। मैं 4 दिन में वहां से राम सलाम कर लिया। उसको मैंने कोचिंग की। तो हमने इस बात को महसूस किया है कि जब मैं यहाँ आया और मेरा गांव छूटा और मैं मतलब बिहार छूटा और फिर मैं दिल्ली में तैयारी की, तो धीरे धीरे दिल्ली के लाइफ से मैं रहूं। और आज की स्थिति, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो शुरू में पढ़ा था, उस समय मेहनत करता था, बट पर्टिकुलरली आफ्टर 2002 और 2003 मुझे पढ़ने का ऐसा जुनून हो गया कि आज मुझे आप गांव में रख दो, शहर में रख दो, मुझे कमरा और बुक्स चाहिए। अब ये इतनी बड़ी हॉबी हो चुकी है कि गांव शहर कोई फर्क है मुझे नहीं। हाँ सर, हॉबी से याद आया कि जब भी आप दिवाली की छुट्टी में या साल में एक भी कोई छुट्टी लेते हो
तो आपके हाथ में कोई सा भी शहर हो लेकिन आपके हाथ में बुक जरूर होती है। तो आप सुना है हर संडे बुक भी खरीदने जाते हो। तो सर इतनी बुक को कवर कर पाना, क्योंकि हम अगर एक बुक लेके आते हैं, किताब लेके आते हैं, तो शुरू में रहता है कि उसको कवर करें पूरा, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि वो पूरी नहीं हो पाती। और आपका इतनी मेहनत करते हो, क्लासें भी लगाते हो, फैमिली को भी टाइम देते हो, फिर भी बुक में इतना खो जाते हो सर, टाइम कैसे निकालते हो सर? देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, 3 चीजें आपने कही। एक, कि आप इतना क्लासेस लेते हो, बिल्कुल सही, मैं दिन में 3 क्लासेस लेता हूं कंपल्सरीली। दूसरा, मैं फैमिली को टाइम देता हूं, और तीसरा, मैं बुक रीडिंग में टाइम निकालता हूं। इसमें पॉइंट नंबर 2 को अलग कर दीजिए। आई हैव नेवर गिवन द टाइम टू द फैमिली। फैमिली हैज बीन यूज्ड टुवर्ड्स दैट। मतलब मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेट करती है। मेरी मिसेज है, वो भी बहुत कोऑपरेट करती है। मैं टेलीफोन तक रिसीव नहीं करता, मेरे बिहाफ पर ही फोन रिसीव करती है। तो मेरे पास फैमिली के लिए तो टाइम नहीं होता, वही टाइम बचाता हूँ। अब रहा कि बुक रीडिंग तो मेरी हॉबी है। जैसे अमूमन डिनर लेने के बाद 10 o'clock के बाद मैं फ्री होता हूँ, और मैं लगभग 12:30 सोता हूँ। वो जो 2.5 hour का टाइम होता है, उसमें मैं अपने वो बुक सबको पढ़ना शुरू करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो फिर अगर क्लासेस के लिए मुझे देखने होते हैं, क्लासेस के लिए रिन्यू तो करना पड़ता है चीजों को, तो वो क्लासेस के लिए मैं मॉर्निंग में करता हूँ। जैसे मॉर्निंग मेरा काम है कि जिस समय चाय ली, उसमें न्यूज़पेपर एक बार देखा, अंडरलाइन करके, समझ कि 6 to 7 न्यूज़पेपर्स लेते हैं। करंट का क्लास में कवर करता हूँ, तो उसको मैं वहां अंडरलाइन कर दिया, उसको अंडरलाइन करके हमने रख दिया। अब नाइट में गए तो 1 hour मैं न्यूज़पेपर में दूंगा, 1.5 hour मैं उस बुक्स में दूंगा। और हर वीक में 2 to 3 days हम फिर, जैसे संडे आता है तो संडे का मैं हाफ टाइम न्यूज़पेपर पे पूरा दे देता हूँ। तो पूरे वीक का जितना डेवलपमेंट होता है उसको मैं कवर कर देता हूँ। तो सर जैसे आप भी स्टूडेंट लाइफ जिए हो, उस टाइम का स्टूडेंट कल्चर और आज के स्टूडेंट कल्चर में आप क्या डिफरेंस देखते हो? और ये जो स्टूडेंट कल्चर अभी जो चल रहा है वर्तमान में, ये सही दिशा में जा रहा है या फिर कुछ जगह इसमें नेगेटिविटी भी है सर? देखो, ऐसा है कि हमारे टाइम में एक बात तो मैंने महसूस किया, अगर मैं यह क्लेम करूं कि मैं जो खुद स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरी इतनी ही समझ थी, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि समझ तो मैं भी स्टूडेंट था तो उस समय कम हुआ करती थी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि हम लोग के टाइम में बुक रीडिंग होती थी। लोग अमूमन सारे स्टूडेंट्स करते थे, कम ही बुक्स पढ़ते थे, लेकिन सारे बुक्स पढ़ते थे। जैसे मुझे ध्यान है कि मेरा इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट रहा था कॉलेज में, तो हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल हुआ करता था। तो 2 ऑप्शनल हुआ करता था, तो मैं, एक तो हिस्ट्री मेरा फेवरेट था तो वो रखा। दूसरा क्राइसिस आई तो मैं सोच के आया था इंग्लिश लिटरेचर रखूंगा। इंग्लिश लिटरेचर में कोई मेरा ग्रुप यहाँ नहीं मिल पाया, ना कोई साथ देने वाला, हमने बहुत हाथ पांव मारा, नहीं मिला। तो कहा यार तुमको लिटरेचर लेना है तो तुम हिंदी लिटरेचर ले लो। हालांकि वो मेरे लिए त्रासदी हुई, क्योंकि मैं क्लास 10th के बाद इंग्लिश में ही लिखा था, और अचानक से हिंदी लिटरेचर लेने में वर्तनी संबंधी और इतना प्रॉब्लम में फंसा, और हिंदी ने मुझे कुल मिला के डुबा सिचुएशन ये हुआ। लेकिन उसमें कम से कम ये चीज हुई कि उसके पढ़ने के दरमियान में जब मैं, हालांकि फर्स्ट पेपर में जैसे एक भाषा का इतिहास था, हिंदी साहित्य का इतिहास था, उसमें मेरी रुचि नहीं जग पाई। लेकिन जो सेकंड पेपर मेरा था, लिटरेचर था, जिसमें उसमें भी जो एंशिएंट कबीरदास वगैरह में मुझे उतनी रुचि नहीं जग पाई। लेकिन जैसे तुलसीदास थे या की रचना थी, निराला की थी, या ये सब तो मैंने मॉडर्न को बहुत पढ़ा। और उस समय हम लोग के टाइम में लोग कमेंट्स बुक पढ़ते थे, कोई बना बनाया नोट नहीं पढ़ते थे, कमेंट्स बुक पढ़ते थे। हम लोग एक एक बुक के लिए कई कई कमेंट्स बुक पढ़ते थे। और हिस्ट्री में मुझे याद है कि मैं ग्रेजुएशन में काफी बुक्स पढ़ी। बाद में जब मैं पढ़ा तो मुझे टीचिंग में इसलिए भी दिक्कत नहीं हुई कि मैंने स्टूडेंट लाइफ में काफी कुछ पढ़ लिया था। तो ये अब नहीं होता, अब ऐसा अब नहीं। अब देयर इज द डेथ ऑफ बुक। आज की तारीख में स्टूडेंट्स को पढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि
आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस द बेसिक फाउंडेशन इन माय टीचिंग, काफी रिसर्च करने के बाद। लेकिन अब मुझे लगता है कि बेसिक में भी एक प्री बेसिक डेवलप करना, इसमें लोगों को पहले लिखना सिखाना होगा, लैंग्वेज। तो पहले और आज में बहुत फर्क आ गया है। और सोशल मीडिया के युग में क्या होता है कि लैंग्वेज पर कोई ध्यान नहीं देती, और कॉलेज और स्कूल का एजुकेशन और डिटोरेट कर गया। हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था, हम लोग के टाइम में पढ़ाई होती थी। तो सर जैसे तैयारी के दौरान कुछ बच्चे फेलियर का भी सामना करते हैं, और आपने भी अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन देखी होगी, निराशा से भर जाते हैं। सर आपके अनुसार रियल सक्सेस क्या है सर? देखिए, रियल सक्सेस है कभी नहीं छोड़। हमको एक बुक से बड़ा इंस्पिरेशन मिला, ओल्ड मैन एंड द सी, मैंने बुक पढ़ी थी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है। वो बेसिकली लिटरेचर का नोबेल प्राइज विनर भी। उसमें एक संभवतः सैंटियागो करके एक फिशरमैन है, वो बोट में जाता है, बूढ़ा है, वो मछली फंसाने, संयोग से उसको एक बोट में मछली फंसती है, वो व्हेल मछली फंस जाती है बड़ी सी। अब इसके हाथ में जैसे ये जो धागा पकड़ा हुआ है, उस वो बंसी जिसको डुबाया हुआ है उसने, वो पूरे बोट को लेके वो मछली ही दौड़ने लगी। मतलब वो इतनी ताकतवर मछली है कि वो ये क्या करता है, ये धागे को पकड़ा हुआ, इसके हाथ से हल्की ब्लीडिंग शुरू हो गई है, बट ही डिडंट लीव इट। और 2 से 3 आवर्स तक वो बोट और मछली का मूवमेंट होता रहा। वो केवल खींचने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि खींचना इसके लिए पॉसिबल नहीं था, बस ये उसको पकड़ा, छोड़ा नहीं। अंत में क्या हुआ, मछली मर गई। और जब मछली मर गई तो मूवमेंट जब खत्म हो गया उधर से, तो इसने धीरे धीरे उसको खींचना शुरू किया, और खींच के बोट पर किसी तरह रख लिया, और फिर आके बोट को किनारे लगाता है, और वो अपने एक जो अटेंडेंट है उसको कहता है कि इस फिश को निकालो और कमरे में रख दो, और जाके अपने कमरे में सो जाता है, और आंखें बंद करके आराम करने लगता है। नॉवेल एंड से। अब इसमें क्या है, सेंस ऑफ परसिस्टेंस। तो मेरी मेन क्वेश्चन का जवाब यह है कि अगर ये सेंस ऑफ परसिस्टेंस है, तो मैं अगर हार को एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। और पहली बात, जब बच्चों को आप संदेश ही देना चाहते हो, आपके क्वेश्चन का एक पार्ट है, नहीं आई डोंट नो, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि बच्चों को दिमाग में पहले एक बात भरी कि बच्ची जो इनोसेंट बच्चे, पता नहीं आप भी आईएएस का प्रिपरेशन करते हो या नहीं करते हो, आई डोंट नो, करते होगे या किया होगा। तो कोई आता है बच्चा गांव से, कोई शहर से आता है, छोटे शहर से आता है, और आके आईएएस का प्रिपरेशन करता है। सिलेक्शन कम ही लोगों का होता है, बहुतों का सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन सिलेक्शन ना होने के बाद वो समझता है कि मेरा ये इनोसेंट बच्चे को पता नहीं, कोई बताने वाला नहीं है कि तुम्हारा बर्बाद नहीं हुआ है, तो अब वो नहीं हो जो है। अब तुम्हारा आगे का 3 जनरेशन सुधरेगा, तुम्हारा विजन खुल गया, और विजन खुल गया, तुम बैठे नहीं रहोगे। अरे अज्ञानता मृत्यु है। आप पूछ रहे थे ना कि आप अगर रह गए होते वहां, या कैसी बचपन। आज मैं सोचता हूं तो मुझे हॉरर होता है, आज मैं अगर इतना अध्ययन नहीं किया होता, दुनिया को नहीं समझा होता, तो बिना समझे हुए मर जाता, मैं तो लाइफ व्यर्थ हो जाता। आज कोई बच्चा आईएएस के प्रिपरेशन के लिए आता, कितने रास्ते खुल जाए, कुछ भी कर लो आप एक अच्छा लिख सकते हो, अच्छा बोल सकते हो, अच्छा वक्ता हो, हर जगह आपको जॉब मिलेगा, हर जगह आपको काम मिलेगा, आप अपना रास्ता बना सकते हो, कई जॉब के रास्ते खुल जाएंगे, अनेक जॉब है, आपको पता नहीं, प्राइवेट में आप जा सकते हो। कभी भी शिक्षा मरती नहीं। बिल्कुल सर। तो सर जब बात मेहनत की आती है, सर किस्मत का भी अपना हिस्सा उसमें बरोबर होता है, या कुछ हिस्सा उसमें होता है। सर आप किस्मत और मेहनत को किस तराजू के किस पलड़े को भारी मानते हो सर? किस्मत पर तो अपना कोई जोर नहीं है, मेहनत को ही मानो।
बिल्कुल। मेहनत को इसलिए मानूंगा क्योंकि किस्मत हम नहीं बदल सकते, लेकिन मेहनत। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप ऐसा कहते हो कि मेहनत और किस्मत, तो मुझे इसमें एक रश्मि रथी की शायद पंक्ति रश्मि रथी में ही है कि महाराज, मेहनत से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत की पासा पड़ोस से हार पलट जाता है। तो जो मेहनत होती है ना, किस्मत इंसान खुद लिखता है। व्हाट आर यू चूजिंग, दैट इज योर किस्मत। तो सर, जैसे हमने क्लास में सुना है कि आप एक वाक्य बोलते हो कि जब बच्चा होली मनाता है तो दीपावली भी मनाता है। सर, इसका पीछे क्या भाव है सर? एक्चुअली हम लोगों को अपने दिनों की याद आती है। अब तो थोड़ा आप लोगों के टाइम में सेशन चेंज हो गया है यूपीएससी का। थोड़ा हम लोगों के टाइम में क्या था कि कंप्लीटली नहीं, अब आप लोगों के टाइम में भी है। जैसे मार्च में तय होली होती है, तो मार्च में बच्चे घर जाए। अब जैसे अभी दीपावली का टाइम, क्लास लगभग खाली हुई। मैं झुंझलाता रहता हूं कि भाई ये फेस्टिवल जब भी फेस्टिवल आने वाला होता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे उसमें प्रॉमिसिंग कुछ बच्चे भी निकल लेते हैं। तो उसमें होता यह है कि जब आप मार्च में जाते हो एक लंबे टाइम तक, तो मार्च में लंबे टाइम तक जाने के बाद इतना बच्चा कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है कि फिर वो रिकवर जल्दी नहीं कर पाता है, और उसके बाद प्रीलिम्स होता है तो प्रीलिम्स में फेल कर जाता है। तो क्या होता था कि जब हम लोग को मेंस देना होता था तो हम लोग दीपावली हम नहीं मना पाते थे। जो पीटी फेल करते थे वो दीपावली में घर चले जाते थे। तो क्या करें, मेंस के टाइम में बाकी अगर जो बच्चे मेंस दे रहे हैं तो उनको और सेंस ऑफ लॉस फील हो रहा है, नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, तो दे प्रेफर टू गो होम। तो ऐसी स्थिति में मैंने लतीफा बना दिया, भाई देखो अगर होली मनाओगे दीपावली भी मनानी पड़ी कंपल्सरी। बिल्कुल सर। सर, क्लास से एक वाक्य और याद आता है, खिड़की खुली है घूंघट ढका है। सर, ये एक मशहूर लाइन है आपकी, तो इसका भावार्थ भी आप बता दीजिए। ओके, मेरे सारे स्टूडेंट मेरे इस लतीफे को जानते हो, थिंकिंग क्रिएचर, खिड़की खुली घूंघट हटा। एक्चुअली रविन्द्रनाथ टैगोर मेरे फेवरेट राइटर है, और उनका जो गीतांजलि है उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है, हालांकि वो ब्रह्म आत्मा के संबंधों की बात करते हैं, दैट इज इन स्पिरिचुअल टर्म। इन कंटेंट यह है कि वो लिखते हैं कि तुम आधी खुली खिड़की से घूंघट की ओट से संसार को देख रही हो। नई दुल्हन होना, काश ऐसा होता। पता नहीं उस खिड़की की उस झरोखे से ये सामने सड़क, उस पर जाती हुई बैलगाड़ी तुम्हें कैसी दिख रही होगी, सामने नदी में जाता हुआ नाव, पाल लगा हुआ नाव कैसा दिख रहा होगा। काश ऐसा होता, एक भयंकर तूफान आता, तुम्हारे घर की सारी खिड़कियां खुल जाती और बाहर की दुनिया बिहसती हुई एक क्षण के लिए तुम्हारी आंखों में समा जाती। तो आध्यात्मिक संदर्भ में कहते हैं कि ब्रह्म तुमसे साक्षात्कार कर, लेकिन हम उसको बच्चों को फ्रेज के तौर पर कि जब ज्ञान मिलेगा, अज्ञानता का खिड़की जब हटेगी। अब सपोज करो हम पढ़ा रहे होते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब कोई बच्चा नेशनलिज्म नहीं समझ पा रहा होता है, या मैं पढ़ा रहा होता हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और कोई बच्चा आगे कोल्ड वॉर अगर शब्द बोल देता हूं तो कोल्ड वॉर नहीं समझ रहा होता है। तो मैं प्राय इस फ्रेज का यूज करता कि जब खिड़की खुलेगी और घूंघट हटेगा तो बाहर की दुनिया तुम्हें अच्छी दिखेगी। बिल्कुल सर। तो सर, एक क्वेश्चन है कि जीएस के लिए बहुत सारी कोचिंग है, आपने भी बहुत सारी कोचिंग में पढ़ाया होगा। तो सर, द स्टडी एक ऑप्शनल की कोचिंग के नाम से है मशहूर, तो इसमें सर जीएस का अपडेट लाना, इसके पीछे की सर क्या वजह है? एक बात जान, जनरल स्टडीज
जैसे ऑप्शनल, ऑप्शनल में फेमस क्यों? पढ़ाने के इसकी लिए। वजह आज मेरे सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं हिस्ट्री बहुत नए तरीके से पढ़ा, बिल्कुल ही इनोवेटिव। मतलब यही समझो कि अगर कोई दूसरा टीचर ऐसी हिम्मत नहीं करता, वो उसी तरह की बात है, कोई हीरो हो और विलेन का रोल प्ले करके मूवी में स्थापित होने की कोशिश करे, क्योंकि उसका फिर रेपुटेशन ना बिगड़ जाए। दिस वॉज ए वेरी रिस्की जॉब व्हेनेवर आई हैव chosen this path। तो हमारा कंप्लीट इनोवेटिव हिस्ट्री में, और ये इसलिए हुआ कि मैंने क्या कहा कि मैंने स्कूली शिक्षा के प्रति आस्था नहीं, कॉलेज में भी गया तो अपने टर्म्स पर पढ़े, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन और यूपीएससी में कोई मेल नहीं। तो कभी कभी होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे कबीर दास के विषय में कहा जाता है कि पीछे से उनको शास्त्रों की का पीछे उनकी परंपरा से उनका जुड़ाव नहीं था, तो उन्होंने अपना इनोवेशन किया और अनुभव को ही अपना ज्ञान का साधन। तो मैंने अनुभव किया कि भाई ये किताबी ज्ञान हिस्ट्री को सबों ने फैक्चुअल बना के रखा। अगर हम उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ाएंगे बच्चों को, तो दे विल बी अ थिंकिंग क्रिएचर, दे विल बी अ थिंकिंग क्रिएचर। तो इन ऑर्डर टू मेक यू द थिंकिंग क्रिएचर, हमने टॉपिक से टॉपिक जोड़ के पढ़ाया और बहुत हिट किया। आज हमें खुशी होती है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जाता हूं तो मेरे आईएएस आईपीएस स्टूडेंट नहीं मिल पाते, मतलब स्टेट सर्विसेज के लेवल पर है। और मैं जहां जाता हूं, अभी एक शादी अटेंड करने गया था, वहां 15 कम से कम स्टूडेंट्स थे, वो सब मेरे स्टूडेंट रहे थे। कोई सीओ था, आईएएस भी मिला, आईआरएस भी मिला। आई वाज सो हैप्पी। तो जब मैंने उसमें इतना सक्सेस पाया, और जब मेरे ही यहाँ बच्चे जब हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाते, इस बार भी हिंदी मीडियम के टॉपर हैं मेरे हिस्ट्री के हैं, पीछे वाले भी हम, आप देख लो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो हिस्ट्री में मार्क्स लाते हैं वो पूरे ऑप्शनल में ज्यादा मार्क्स ले आते हैं। इस बार जो मेरे हिंदी मीडियम के हिस्ट्री के टॉपर हैं, वो ऑल इंडिया जो टॉपर है उससे भी ज्यादा उसको उस सब्जेक्ट में मार्क्स है। ऑल इंडिया जो पॉलिटिकल साइंस में जो मार्क्स हैं ऑल इंडिया टॉपर का, उससे ज्यादा मार्क्स हमारे हिस्ट्री के टॉपर का है। और सेकेंड टॉपर का, जो ऑल इंडिया फर्स्ट टॉपर और सेकेंड टॉपर, वो मार्क खा जाते थे जनरल स्टडीज। और जनरल स्टडीज में क्या होता, सब डिसजंक्चर्ड और परंपरागत तौर से पढ़ाते थे। तो मैं जीएसई में दूसरी परंपरा लेके आया कि हिस्ट्री और जीएस दोनों का मेल कराऊंगा, तो मेरा रिजल्ट अच्छा, अच्छे बच्चों को मैं क्वालिफाई करवा। तो सर, आपने बताया कि जिस तरह आपकी 10th में नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थे आप, और आज जिस तरह के नहीं, मेरा दिमाग शार्प था, मैंने पहले ही कहा, मैं पढ़ता नहीं था। अच्छा, पोटेंशियलिटी थी, अनएक्सप्लोर्ड माइंड था, जब इसको यूज किया तो बहुत तेजी से यूज हुआ। तो सर, ये जो आपके माइंड शार्प था, इस वजह से आप रिवॉल्यूशन लेके आए एजुकेशन में। तो सर, आप अपनी लाइफ को कोई एक फिल्म का नाम देना चाहो तो कौन सी फिल्म होगी? वो फिल्म होगी, गाइड मूवी देखिए, देवानंद की गाइड देखिए, देखो बहुत बहुत आपको अच्छी लगेगी मूवी, आप लोगों के जनरेशन को भी अच्छी। तो इट इज ए स्टेटमेंट अबाउट देवानंद, ही वॉज नाइदर मेड नॉर बिकम, बट नेचुरली ही बिकेम अ सेंट। तो देवानंद एक शहरी इंसान था, एक लाइफ में टर्न ऐसा आया कि एक सेंट बन के मरा। तो मैं एक ऐसी, मेरा कैरियर है कि मुझे पहले शिक्षा के प्रति लगाव नहीं था, तो शिक्षा से इतना गहरा लगाव हुआ, मैंने इतने लोगों को शिक्षा दी। और दूसरा, मुझे कभी दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मैं टीचिंग को कैरियर बनाऊं, और आई हैव बिकम अ टीचर। इस मूवी का क्या नाम हो सकता है? बेटर यू हैव टू सर्च इट। बिल्कुल सर। तो मैं उसे बताऊं कि आपके दिमाग में 12वीं फेल चल रहा, मनोज कुमार शर्मा, वो भी मेरा स्टूडेंट। हाँ सर। आपको पता हो या ना हो, उसका हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर, बट बेसिकली ही वॉज माई स्टूडेंट इन हिस्ट्री। ये दूसरी बात है
कि मैं उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं हो सका था। मैं उसमें छूट गया, मेरी गाड़ी छूट गई और मैं गुमनाम रह गया उसमें। लेकिन सच्चाई यह है कि मनोज में पहला क्लेम मेरा। कहोगे क्यों? तो मनोज का फर्स्ट पर्सनल हिस्ट्री था, उसको मैंने प्रीलिम्स में भी पढ़ाया और मेंस में भी पढ़ाया। तो मेरा क्लेम ऑब्वियसली ज्यादा होगा। बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि अब बात बिहार से करें तो एक सर है कि पकड़वा विवाह आपके बिहार में। तो सर आपको कभी डर नहीं लगा कि मेरे साथ भी कोई ऐसी घटना हो सकती है, इसका शिकार हो सकता हूँ? पकड़वा विवाह की कहानी कभी कभी मैं बच्चों को क्लास में बताता हूँ। बेसिकली इट वाज ए रेवोल्यूशन। मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि मैं इस पे एक बात बता दूं, इफ यू विल मेक ए सोशियोलॉजिकल स्टडी, तो मैंने कहा कि आज वो पकड़वा विवाह है, कल को सोशियोलॉजिस्ट उसको लिखेंगे एज ए रेवोल्यूशन। बिल्कुल। वो पकड़वा विवाह क्यों होता था? बिहार में बहुत ज्यादा दहेज लेते थे सवर्ण लोग, बहुत ज्यादा दौड़ी थी। तो क्या होता था कि बहुत गरीबों, मतलब गरीब तो नहीं, मतलब कहने का अर्थ कुछ है एफर्ट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा दबंग उसमें जो होते थे वो किसी धनी घर के बच्चे को उठा लेते थे। अगर अपने पास नहीं उनको है तो किसी और से वो किसी दबंग से दोस्ती कर लेते थे या उनको कुछ रिश्वत दे देते थे कि जरा उठा के ला दीजिए। उठा के लाते तो उनकी जबरन शादी करवा देते। तो जो क्वेश्चन किया कि क्या मुझे डर लगता था, तो मुझे भी थोड़ा वो डर लगता था। ऐसा मैं नहीं कहूंगा नहीं लगता था, लेकिन मुझसे ज्यादा मेरे पिताजी को डर लगता था। तो जब तक मैं बिहार जब भी जाता तो पिताजी चाहते नहीं थे कि जहाँ आए। जब आना की होता था तो मैं अपने रिलेशन में मिलने जाना चाहता था तो जाने नहीं देना चाहते थे। मतलब हमेशा हमारे लेके चिंतित रहे। सर तो सर एक मतलब बहुत बड़ी असमंजस वाली स्थिति है हमारे लिए कि सर आपका सोशल मीडिया पर एक भी अकाउंट नहीं है सर। देखिए एक्चुअली है क्या कि स्टूडेंट से मेरा जो रिश्ता है वो बड़ा करीबी का रिश्ता होता है। अब उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि मैं अगर सोशल मीडिया पर अकाउंट मैंने जानबूझ के नहीं रखा कि मैं रखूंगा तो स्टूडेंट मुझसे सवाल करेंगे, जवाब नहीं दूंगा तो भावनात्मक रूप से उनको ठेस पहुंचेगी, वो हमसे नाराज होंगे, उनको लगेगा कि सर हमें इग्नोर कर रहे हैं। हम एक ऐसे टीचर हैं जो क्लास में बच्चों के हर क्वेश्चन को इंटरटेन करते हैं, हम बच्चों से डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं, हम कभी वाया मीडिया से काम आज भी नहीं करते हैं। आज देखिए हमारे पास लगभग 150 स्टाफ करोलबाग से लेकर मुखरी नगर तक, बट स्टिल आई एम एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट्स। कोई स्टूडेंट हमसे मिलना चाहता है आ जाता है चैम्बर में। हमने अपने पियोन को या किसी को नहीं रोका हुआ है, बस कभी नाश्ता कर रहा होता खा रहा होता हूँ तो रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि 5-10 मिनट रुक जाइए सर, थोड़ा लंच ले रहे हैं, उसको बाद मिल लीजिएगा। अदरवाइज दे आर नॉट, दे विल हमको आके कहेंगे कि सर अमुक मिलना चाहते हैं, हम सीधे बोलते हैं भेज दीजिए, वो आके हमसे मिलते। तो हम सोशल मीडिया पर तो एक्सेसिबल नहीं हो सकते। कितने बच्चों को जवाब देंगे, हम तो बहुत बिजी रहते हैं। तो सर हमारी रिसर्च टीम ने पता लगाया कि पढ़ने और पढ़ाने के अलावा आपको कार और वॉच का शौक है। तो सर एक वो लाइफ थी आपके गांव की और एक अब है जो एक ड्रीम लाइफ, तो यही ड्रीम लाइफ है, यही रियल सक्सेस है या इससे भी आगे आपकी कोई और बड़ी मंजिल है? अगर सच पूछो आप तो आज की तारीख में आपको तो पता है कि मैं एक बड़ा ही पीसफुल लाइफ जी रहा था। मेरा अपना ऑप्शनल था। जनरल स्टडीज में मुझे बहुत बड़े बड़े पैकेज लेके लोग आते थे, बट आई हैव चोजन माई ओन लाइफ कि नो, आई हैव टू डू द पैराडाइम शिफ्टिंग इन टीचिंग। अब तो एक ही ख्वाहिश है कि मैं इस मार्केट में जेनजी लोगों का पैराडाइम शिफ्टिंग करूं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सोचने वाला प्राणी बनाऊं, ताकि कल संसार में ना रहूं तो लोग याद करें कि एक टीचर आया जिसने मार्केट की ट्रेंड को चेंज कर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर जैसे कि बात आती है आईएएस आईपीएस बनने की, तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा आईएएस आईपीएस बने, गवर्नमेंट जॉब में हो। तो इस वजह से उसके रियल टैलेंट को छुपाया जाता है या छुप जाता है कहीं ना कहीं। तो आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन कि आपका कोई और
शौक था और आपको स्टडी में आना पड़ा? पहली बात तो मैं बताऊं आपको कि मैंने पीछे ही आपको बताया है कि ये लाइफ किसी ने मुझे थोपा नहीं, मैंने खुद चुना। मेरे पिताजी ने तो आज तक कभी ये भी इच्छा नहीं प्रकट की थी कि मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। जब मैंने एक बार कहा कि मुझे आईएएस बनने का अब सपना है, आईएएस नहीं, मैं आईपीएस बनना चाहता था बेसिकली, तो मैं फर्स्ट चॉइस में वही भरता था। तो मुझे सपना है, तो उन्होंने यही कहा कि भाई, और मैं एक दिलचस्प बात आईपीएस पर ही बता दूं कि मेरे आज भी जो स्टूडेंट होते हैं जब आईपीएस को पहला चॉइस भरते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती लगता है, जैसे मैंने खुद रियलाइज किया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अजय कुमार मिश्रा जो ऑल इंडिया 5th रैंक पर पहुंचे इन यूपी कैडर में सीनियर आईपीएस, उसने पहला चॉइस आईपीएस भरा क्योंकि उसके पिताजी पुलिस में थे और उसको लगा कि मुझे आईपीएस बनना है। और देखा होगा पिताजी की छोटे पद पर है और मेरे पिताजी का हम नाम रोशन करेंगे, उसने आईएएस छोड़ के आईपीएस दिया। तो मेरी रूबल भी आईएएस बनी, उसमें एक बहुत बड़ा रोल एक आईपीएस को आई। तो मैं जब कोई मेरा स्टूडेंट जब आईपीएस लेता है चॉइस में, तो मैं लगता है कि मेरे दिल का वो साथ, चूंकि मैं भी आईपीएस ही भरता था, तो मेरी इच्छाओं पूरा कर। बिल्कुल सर। और सर, आपके अपने बच्चों को लेकर करियर डिसीजन में आपका कितना मतलब रोल रहता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वैसे मेरे 2 बच्चे हैं, बायोलॉजिकल एक है, एक मेरे जस्ट लाइक द सन है। बायोलॉजिकली मेरी एक बेटी है, लेकिन वो जेनजी है। मैं आज तक उसको कन्विंस नहीं, बट एज ए टीचर उसने मुझे बहुत रेस्पेक्ट किया। उसके कैरियर को मैं दिशा नहीं दे पाया क्योंकि वो कैरियर चुनने के मामले में इतना इंडिपेंडेंट है कि मैंने जो कहा उसका उसने ऑपोजिट किया। नाउ शी हैज हरसेल्फ प्रेफर्ड टीचिंग। बहुत ब्रिलियंट, बहुत टैलेंटेड है। मेरी इच्छा थी कि वो आईएएस वाले फील्ड में कंटिन्यू करे, एक बार मैंने दिलवाया भी जीत करके, बट उसके बाद उसने कहा कि नहीं, मुझे उतना सफोकेटेड पढ़ाई नहीं कर। अब मैं क्या करूं, दूसरे को बनाता हूं लेकिन वहां लाचार हूं। तो सर, आपकी पर्सनल लाइफ से एक और क्वेश्चन है सर कि आप स्ट्रिक्ट डाइट पर्सन हो या फिर फूडी पर्सन हो, जैसा कि अभी चल रहा है? मैं आपको बताऊं कि अगर कोई स्टूडेंट मुझसे 2001-2 तक मिला होगा, ही इज हैविंग द डिफरेंट इमेज, क्योंकि उस समय मैं खाना पीना बहुत पसंद करता था। लेकिन जब मैं टीचिंग में आया, फिर मुझे क्लासेस नंबर ज्यादा लेने पड़े, तो मैं धीरे धीरे बहुत स्ट्रिक्ट बन गया। मैं बहुत आई एम ए स्मॉल ईटर, मैं बहुत कम खाता हूँ, बहुत कॉन्शियसली कम खाता हूँ। अच्छा, तो सर अभी एक हिस्ट्री से क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में था कि विश्व इतिहास का कोई ऐसा पर्सन जिसकी जन्मभूमि भारत होती, तो क्या भारत का इतिहास एक नए मोड़ पे होता, कुछ चेंज होता, तो वो कौन पर्सन हो सकता था? अगर 1857 के रिवोल्ट में अब्राहम लिंकन होता, इन प्लेस ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन प्लेस ऑफ यू कैन से द रिवोल्ट, इट माइट हैव बीन अ नेशनल मूवमेंट। क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में लक्ष्मीबाई कहती है मेरी झांसी नहीं दूंगी, और उसी समय वो कह देती कि मेरा हिंदुस्तान नहीं दूंगी, तो नेशनलिस्ट हो जाता। तो मतलब ये हुआ कि अब्राहम लिंकन, आप जानना चाहोगे? 1 मिनट में आपको टाइम दूंगा, क्योंकि आप किसी हिस्ट्री के आदमी को हिस्ट्री छेड़ना नहीं चाहिए। अब्राहम लिंकन का एक फेमस कोट आता है, वो स्लेवरी का बहुत विरोधी था, और जब स्लेवरी सिस्टम के बेसिस पर जब वहां पर अमेरिका में साउदर्न स्टेट्स सेपरेट हो गए, जब स्लेवरी को एबोलिश करने की बात करने लगे, तो उसने पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया चालाकी से। उसने सोचा कि अगर स्लेवरी सिस्टम पर हम फाइट करेंगे तो कोर्ट भी स्लेवरी को रिकॉग्नाइज कर चुका है,
सुप्रीम कोर्ट। तो उसने कहा कि नहीं, यू हैव टू कीप योर slaves. I am not going to make any point of objection, but I am having a strong objection. You are separating from the union, and that is against the federal model of America, and that is the contravention of constitution. ये संविधान का उल्लंघन है और प्रेसिडेंट होने के नाते संविधान की रक्षा करना मेरा दायित्व है, और संविधान के नाम पर लड़ा और कहा इफ आई कैन make federation, if I can make federation safe through freeing all the slaves, I will do it. If you can save the union through not even freeing any single slave, I will do that. अगर मैं दासों को स्वतंत्र करके संघ के बचा सकूं तो करूंगा, अगर दासों को ना स्वतंत्र करके बचा सकूं तो मैं वो करूंगा। तो इसका मतलब है उस संघ के आधार पर लड़ा और सिविल वॉर को जीता और अमेरिका को यूनिफाई किया। और ये ज्यादा देर नहीं, 1857 के ठीक 4 इयर्स के बाद 1861 में ये अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, 1865 तक उसने जीत लिया उसको। तो अगर अब्राहम लिंकन 1857 के रिवोल्ट में होता तो पूरे नैरेटिव को चेंज करके इसको नेशनल मूवमेंट बना। बिल्कुल सर। तो सर अभी पॉडकास्ट के एक आखिरी स्टेज में हम रैपिड फायर क्वेश्चन खेलना चाहते हैं सर आपके साथ, जिसमें आपको 1 लाइन में आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है सर, फेवरेट बुक। Very difficult question because so many favorite books for me. But War and Peace of Leo Tolstoy. और सर इसी जुड़ा की क्यूरियोसिटी है कि अप्रोक्सीमेटली कितनी किताबों को आपने अपनी आंखों से गो थ्रू कर दिया सर? Yeah. Thousands. ओके सर। फेवरेट फिल्म सर? सत्यम। ओके सर। और फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? So many, so very difficult. But नए वाले में पूछ रहे हो पुराने वाले? पुराने वाले में बताइए। पुराने वाले में तो ऑल टाइम ग्रेट दिलीप कुमार। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस पुराने वाले में मीना कुमारी, ही वॉज द ट्रू एक्ट्रेस। नए वाले में कहोगी तो अभी के एक्टर में सबसे एक्टर की पोटेंशियलिटी जिसके सामने कोई नहीं है, पता नहीं आपका जेंजी उसकी एक्टिंग को पहचानता है कि नहीं, रणवीर कपूर। ओके। उसकी एक्टिंग का जवाब बहुत नेचुरल है, मतलब जो भी चाहता है तो। और सबसे अभी जो बेस्ट एक्ट्रेस है नई जनरेशन, उसी की वाइफ आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। बिल्कुल सर। और अगर सर मणिकांत सर टीचर नहीं होते तो आज किस फील्ड में होते और क्या होते? पता नहीं कहाँ रहता, क्या लाइफ होता, ये तो पता नहीं। लेकिन अगर मुझे टीचर ना होता और मुझे कोई दूसरा काम अगर करने को होता और कोई देता, तो मेरी मेन हॉबी थी एक्टिंग। मैं उसमें प्ले करता था अपने गांव में भी, और मैंने एक नाटक मंडली अपनी बनाई हुई थी दोस्तों की, और उसमें मैं साल में 2 बार वहां पर एक फेस्टिवल होता था, उसमें हम लोग 2 दिन उसको प्ले करते थे और बहुत एंजॉय करते थे। और सर फेवरेट डेस्टिनेशन सर, इन कंट्री, आउट ऑफ कंट्री? इन कंट्री माय फेवरेट डेस्टिनेशन इज, जब मैं हम्फी गया और फिर देवराय विजयनगर को किया तो देखा तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। आउट ऑफ कंट्री मुझे ग्रीस बहुत अच्छा लगा। ओके सर। और बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ जो 1 लाइन में हो आपकी लाइफ का? तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछ दिया, कह नहीं सकता। ओके सर। आखिरी सवाल यही था कि जो आपने बीच में आंसर दे दिया था इसका, सोचने वाला प्राणी बनाना। सोचने वाला प्राणी बनाना, जैसे ये तो आपका कॉन्सेप्ट आप क्लास में बताते रहते हो, ये हम किस ऑडियंस को जानना है कि किस वे में हम अपने ऊपर अप्लाई करें सोचने वाला प्राणी? देखो एक्चुअली सोचने वाला प्राणी जब तक नहीं रहोगे ना, तब तक आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे, यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं कर। कभी आपने या हमारे जेनजी बच्चों ने महसूस किया है
कि जब आप बुक से ऊपर उठते हैं तब यूपीएससी, ना टीचर बुक से ऊपर उठ रहे हैं ना स्टूडेंट्स उठ रहे हैं। समस्या बुक बनी बुक हुई। बुक बुक पढ़ने के बाद बुक को पैक कर दो, अब बुक के बाहर रहो। आपको कोई ऐसा बुक नहीं बना है जो यूपीएससी के क्वेश्चन से मैच कर रहा हो। यूपीएससी बहुत सारे बुक के सार से पूछता है। आप एक ऑप्शनल क्वेश्चन देखो ना, आपसे वो नहीं पूछेंगे कि फ्रेंच एवोल्यूशन का केवल सिग्निफिकेंस बताओ। वो पूछते हैं कि फ्रेंच एवोल्यूशन अचीव्ड फार लेस देन व्हाट इट इंटेंडेड टू अचीव, डू यू एग्री? फ्रांस की क्रांति ने उससे बहुत कम पाया जितना उसे संपादित करना अभिष्ट था। क्या आप सहमत हैं? ये क्वेश्चन चला जाता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड बाल्कन क्वेश्चन, फ्रेंच एवोल्यूशन। अब इतने बड़े लिंक बनाने के लिए कोई बच्चा उसको फ्रेंच एवोल्यूशन के अंदर लिखेगा तो उसका तो मार्क्स ही नहीं मिलेगा, वो तो सुपरफिशियल आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो दोस्तों, यह था हमारा पहला पॉडकास्ट जो मुझे बहुत पसंद आया। मणिकांत सर के साथ बैठकर पहले नर्वस था, जो अभी मैं कंफर्टेबल हुआ थोड़ा। तो सर आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट सर? क्योंकि सर आप मॉक तो इंटरव्यू बहुत अच्छा था। मुझे लग रहा था कि अभी ये बच्चा है मेरा कहीं ना कहीं, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने में इन कोताही हो रही होगी, मैं समझ सकता हूं। अब मैं एक वाक्य शेयर करता हूं। कभी कभी मैं भी नर्वस होता हूं। जैसे मैं क्लास में बच्चे को जब सवाल पूछता हूं, बस लास्ट में अपनी तरफ से बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बच्चे जवाब नहीं देते तो कभी मैं इरिटेट भी कर जाता हूं कि भाई तुमको क्या दिक्कत है। तो क्लास के बाद एक होता है कि सॉरी सर, हम जानते थे। हम जानते थे, बोला क्यों नहीं तुम? बोलते हैं कि सर आपके सामने हम थोड़ा सा नर्वस हो। नर्वस क्यों होना, मैं क्या तुमको खा जाऊंगा क्या? जब मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल गया या जाता था पहले, अब तो जाना वहां काफी क्राउड होने लगा तो मैंने अवॉइड कर दिया। तो वहां पर नोबेल लॉरेट होते हैं, जो नोबेल प्राइज विनर होते हैं, ऑथर, उनका सेशन होता है। उसमें उनसे क्वेश्चनिंग हमको करनी थी। बिल्कुल सर, सेम अब मेरी आवाज कब कपा रहे थे सेम स्टेज। तो मुझे लगा कि अच्छा, आज जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो आज मुझको पता चल रहा है कि नर्वसनेस कैसे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने क्वेश्चन तो पूछा, लेकिन उसके बाद मैंने खुद महसूस किया कि मुझे स्वेटिंग हो गई उस पेज। सो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। और दूसरी बात, मैं अब इतना बिंदास होके बोला, बच्चों से एड्रेस किया, आप इसको पॉडकास्ट में डालोगे। मुझे याद है कि मेरे स्कूल लाइफ में था, एक तुलसी जयंती प्रोग्राम था। उसमें मुझे एक स्पीच देने के लिए मेरे टीचर ने जबरन मुझ पर कहा नहीं तुम्हें स्पीच देना है। आई बिकेम सो नर्वस कि उससे 2 दिन पहले मुझे फीवर हो गया और 2 दिन आगे तक हो जाता है। मुझे लगा कि मेरी जान बच गई, फीवर ने मुझे बचा लिया। और आज कहीं भी कहीं लाखों के ऑडियंस में मैं बोल सकता हूँ, समय के साथ आप भी मैच्योर हो जाओगे। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। और बच्चों को इस तरह से कम्युनिकेट करके अच्छे अच्छे लोगों से उनको परिचय करवाइए और विचार शेयर करें। बच्चों को हमारी तरफ से संदेश है, कॉन्फिडेंट रहें, आपकी पढ़ाई बर्बाद नहीं जा रही। आप बिंदास होके पढ़िए, आपका लाइफ चेंज हो। यह हमारा था पहला पॉडकास्ट जो मणिकांत सर के साथ था। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे पब्लिक लेंस के अगली कड़ी में एक नए और आपके पसंदीदा चेहरे के साथ। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।